सकता हूँ। तो मोनिका चौहान, मोनिका चौहान इज देयर। यस सर। हाँ मोनिका, क्या हमने पढ़ा था कल थी लेक्चर्स में? सर प्लैंक्स कांस्टेंट डेरिवेशन। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। क्या थी प्लैंक्स थ्योरी, क्या थी बेटे? प्लैंक्स थ्योरी थी ना कुछ? क्या प्लैंक ने कुछ एजम्पशन लिए थे अपने, आता ना कई बार 2 नंबर में आएगा। व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ प्लैंक थ्योरी, या व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? तो क्या है ये? हाँ नेहा, नेहा तालियान। यस सर। क्या है बेटा बेसिक एजम्पशंस ऑफ प्लैंक थ्योरी? सर द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड? शुभम अग्रवाल, है शुभम अग्रवाल? सुमित, सुमित तोमर, तुम लोग का माइक्रोफोन ऑन है या तुम लोग गायब हो ऑन करके, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है देन रिप्लाई इन चैट बॉक्स। शुभम अग्रवाल, सुमित तोमर, आर यू देयर? राइट यस इफ यू आर देयर, अदरवाइज इसका मतलब नहीं हो तो एब्सेंट लगेगी तुम्हारी फिर। चलो मैं एक बार अटेंडेंस ले ही लेता हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना पूछो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई लोग खाली ऑन करके चले जाते हैं, तो रैंडमली किसी भी टाइम में अटेंडेंस ले लूंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे, ध्यान से। आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस सर। सर। तो मैं यस नाम सर। सर। बोलूंगा, तुम लोग यस यस सर। कहोगे। अब पहले मैं नाम ले रहा हूँ, वो बोलेगा। अक्षत शर्मा, यस सर। अक्षित गोयल, गहलोत, अक्षित गहलोत, आशुतोष, यस सर। आयुष, यस सर। आयुष शर्मा दोनों ही हैं, चलो ठीक है। आयुषी, आयुषी, आयुषी शर्मा है उधर? ये भी नहीं है। दीपांशी, यस सर। दिवेश। यस सर। अगर किसी के माइक्रोफोन से आवाज नहीं आ पा रही तो ही कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके। मोनिका, यस सर। नेहा, यस सर। परीशी, परीशी जैन, यस सर। प्रिया, यस सर। रिधि, यस सर। सागर, यस सर। श्रेया, यस सर। सुमित। यस सर। यस सर। हेलो हाँ सर। सुमित, कहाँ यस राज सर। तेरी आवाज? हाँ सर, वो सर साउंड ज्यादा होता है उस वाले कमरे में मैं बैठता हूँ, तो इसलिए हाँ, मैं माइक ऑन नहीं कर पाता सर। तो माइक ऑन नहीं, चैट बॉक्स में लिख दिया कर तुरंत। तुषार, ओके सर। ओके ओके सर। तुषार ओके, इसने लिख दिया। उसके बाद है तुम्हारा, ये कहाँ गया? शुभम अग्रवाल। सर मैं यही हूँ। हम्म। सर इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ये फोटो चेंज कर ले तो। क्या नाम है इसका? बम, क्या नाम है इसका? फमीर। सर बीबी। सर पमीर। फमीर। पमीर। हाँ, फमीर सुद्दी। चेंज कर ले, डीपी सर अभी ठीक। बदल दूंगा। ओके। तुषार, तुषार साहू। यस सर। ठीक हो गया। उज्जवल, यस सर। जरका फकर। यस सर। ठीक। तो भाई अपना बीच में रहना मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा लग रहा है, कई लोग ऑन होता है लेकिन वो गायब रहता है। तो अपना सुमित भी आ गया, आयुषी, आयुषी शर्मा, हाँ ये भी है। तुषार ये भी हो गया। अक्षित नहीं है ना? अक्षित गायब है। चलो ओके। सो हमने कल जो लेक्चर्स देखे थे, सबसे पहले हमने देखा कि क्वांटम फिजिक्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी। रिक्वायरमेंट इसलिए हमारे पास आई थी, अच्छा अक्षित भी है। क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास थे जो हम क्लासिकल फिजिक्स से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसका सबसे
बढ़िया एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट वाज ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमारा फिनोमिना आया, चलो मैं स्क्रीन पहले प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक, ओके। जो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, दोबारा से मैं इसलिए रिवाइज करता हूँ इन चीज़ों को कि तुम्हें समझ में आ जाए क्या हमने पढ़ा था, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बैठ जाए। ठीक, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस तरीके का हमारा बना था, और हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पीक है वो भी बड़ी होते चले जाती है। इसका मतलब जो रेडिएशन एनर्जी है वो भी बढ़ते चले जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, यानी जो पीक वैल्यू ऑफ लैम्डा एम है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब टी बढ़ने से ई लैम्डा तो इंक्रीज होगा, ठीक, लेकिन जो हमारे पास है लैम्डा, दैट इज लैम्डा मैक्स, दैट विल डिक्रीज। तो यहीं से हमारा प्लैंक आपका डिस्प्लेसमेंट लॉ आया था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कहता था कि लैम्डा एम किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। यहाँ से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें मिला, लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक मिनट बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। अरे चौहान सर, अरे क्लास चल रही, मेरी क्लास। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो क्वांटम फिजिक्स, हाँ हाँ। सर हाँ सर, इसमें सर 12 से अलग अभी कुछ आया है? 12 से अलग आएगा कुछ? हाँ बिल्कुल, 12 से अलग है, सब चीज़ 12 से अच्छा अलग सर। मिलेगी तुम्हें। 12th में तुम बेसिक पढ़ के आए हो, ठीक है। अभी तुम आगे ओके सर। देखोगे बहुत अलग चीज़ें मिलने वाली हैं तुम्हें। ओके सर। बेसिक्स मैं जो सर है अभी तुम लोग। अभी तक आपने जहाँ पर तक पढ़ाया है क्वांटम फिजिक्स, उसमें सर 12 से अलग आया है अभी तक कुछ? अभी बेटे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मेरे ख्याल से तुमने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है? ये तो पढ़ा हुआ है सर, इनवर्सली डी प्रोपोर्शनल ब्रॉगलीज टू ये 1/t। हाइपोथेसिस, था 12th। ये पढ़े है ना? ठीक है, तुम्हारे उसमें आएगी यस सर। श्रोडिंजर इक्वेशन, वेव फंक्शन आने वाला है अभी, ठीक है, वो नहीं पढ़ा तुम लोगों ने अभी। सर वो देखो त्रिशूल जन साइन होता है इसका? हाँ बेटे, हाँ साई, अच्छा वो सर। उसका डेरिवेशन आएगा अभी, श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है, न्यू मॉडल ऑफ सर वो इलेक्ट्रॉन, नहीं था। इस तरीके से। ओके सर। तो ये बेस बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें तुमने पढ़ी हैं, लेकिन कोरिलेशन किस तरीके से है ये यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ोगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस मैं कहूँगा नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि क्वांटम अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ये केवल एक यूनिट में तुम्हारे यहाँ आया है, तो बहुत लिमिटेड चीज़ें यूनिवर्सिटी ने डाली हुई हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, देयर शुड बी मोर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, तभी रिसर्च अप्रोच बनेगी स्टूडेंट की। क्योंकि अगर रिसर्च अप्रोच नहीं है तो R&D में बच्चे को बहुत मुश्किल होती है, उसे बाद में ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब इससे अगर उसकी रिसर्च अप्रोच होगी तो उसे बहुत फ़ायदा रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब ये था हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके बाद आया था वीन्स फिफ्थ पावर लॉ, दैट इज ई लैम्डा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई लैम्डा डी लैम्डा, ये था फिफ्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेकिन जब इस लॉ को हमने अप्लाई करा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो लोअर डायमेंशंस में तो सही था, लोअर वेवलेंथ में, लेकिन हायर में ये आपका फेल हो जाता था। इसी तरीके से हम बात करें रेले जीन्स लॉ, अगर मैं इस हायर स्पेक्ट्रम के हायर वेवलेंथ की तरफ जाऊँ, तो रेले जीन्स लॉ आया था, उसने कहा था कि जो ई लैम्डा डी लैम्डा रेडिएशन जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा की पावर 4 पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी आपका लॉ सही था, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये हायर वेवलेंथ में तो सही था, बट शॉर्टर वेवलेंथ में ये भी फेल हो जाता था। उसके बाद फिर उसके बाद और कई साइंटिस्ट दे आर वर्किंग ऑन इट। देन देयर वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया दैट वाज गिवन बाय प्लैंक इन 1900, एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी, क्योंकि 1900 से पहले लाइट को हम एज अ वेव लेके चलते थे, ठीक। तो प्लैंक ने क्या बोला, जो लाइट है या हमारे पास कोई भी एटम है, अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो रेडिएशन हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो होगा NH-nu, यानी वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएशन एमिट करेगा। यानी अभी तक जो एनर्जी हमारे पास क्वांटाइज्ड थी, ठीक, अगर क्लासिकल फिजिक्स होती तो एटम की कोई सी भी एनर्जी पॉसिबल थी, एनी इट मे बी एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता था,
कर्व में कोई भी पॉइंट हो सकता था, लेकिन अब एनर्जी को क्या बोल दिया, क्वांटाइज्ड, कि एटम की अपनी या जो रेडिएशन एमिट कर रहा है ये क्या होंगी, क्वांटाइज्ड होंगी। ये 1 इस E1 होगा, ये E2, ये E3, इस तरीके से। तो ये वैल्यूज अब क्या हो गई थी हमारी, क्वांटाइज्ड हो गई। ठीक हो गया, आया समझ में। अब इसके बाद हम जाएंगे आगे, प्लैंक हाइपोथेसिस के बाद प्लैंक ने क्या निकाला, एक रेडिएशन फार्मूला। तो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला क्या था, ई लैम्डा डी लैम्डा, ये एक्चुअली एक नोटेशन था एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए। ये कितना था, 8πhc/λ, ठीक। और यहाँ पर डी लैम्डा ये वैल्यू आई थी, और ब्रैकेट में हमारे पास 1/e⁻⁻⁻kt-1। तो तुम लोग इसे याद रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में तो हमें याद है ना। बच्चों 2 मिनट होल्ड करना तुम लोग, ठीक है, 2 मिनट होल्ड करना, उसके बाद मैं ओके आता सर। हूँ, ठीक। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. स्क्रीन अपनी शेयर करो। ओके, तो हमने फिर प्लैंक हाइपोथेसिस देखी। प्लैंक हाइपोथेसिस के थ्रू उसने अपना एक फार्मूला निकाला था। पहले उसने वेवलेंथ के टर्म में निकाला, फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाला था, देन हमने उसे किसके टर्म में निकाला, वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, प्लैंक रेडिएशन फार्मूला। और उसके बाद हमने ये देखना था कि क्या ये कंप्लीट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, स्पेक्ट्रम को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो जब हमने इसको प्लॉट किया, तो प्लॉट करने के बाद क्या देखा कि कंप्लीट स्पेक्ट्रम को ये सेटिस्फाई करता है, यानी हायर वेवलेंथ पे भी वैलिड है और लोअर वेवलेंथ पे भी ये वैलिड है। तो यहां से आया प्लैंक हाइपोथेसिस। अब इसके बाद यहां से हमें एक चीज पता चली, क्योंकि फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ और कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ, कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, और जो लाइट होती है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, और उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं हम, उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं भाई, क्या एनर्जी पैकेट्स को, फोटोन। photons. के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग फिर से एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा जब रिलेटिविटी चैप्टर में पहुंचेंगे। तो इसके बाद नेचर अगर वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है, तो डी ब्रॉगली ने 1924 में बोला कि अगर वेव के पास या लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल के पास भी क्या होना चाहिए, वेव नेचर, Wave nature. ठीक। तो उसने अपना एक एजम्पशन दिया जब ही वाज डूइंग हिज पीएचडी,
when he gave this concept of wave particle duality, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होता है, एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक, हर मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। सपोज ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है, और इस वेव को क्या बोला उसने, ही कॉल्ड इट मैटर वेव। मैटर वेव। ठीक है, इसको क्या बोला उसने, मैटर वेव। आज हम देखेंगे मैटर वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और उसने इस मैटर वेव की जब वेवलेंथ निकाली, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आई थी, h अपॉन p, यही आई थी ना, एमवी। और वी कैन Yes, से sir. h अपॉन mv। ठीक है, अच्छा कोई, चलो मैं पूछता हूँ कौन मुझे बताएगा, मैं नाम लूंगा वही मुझे बताएगा चीज को। ये मुझे बताएगी श्रेया, श्रेया सिंह। यस सर। हाँ बेटा, पार्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वेव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सर पार्टिकल पे तो मास होता है, हम्म, पार्टिकल मास होता है पार्टिकल पे, और वेव प्रॉपर्टीज इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक हो गया। चलो एक और प्रॉपर्टी होती है, ये मुझे बताएगा उपहार, उपहार सिंगल है, उपहार, आ रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ बेटे, क्या और कोई एक तो बता दिया श्रेया ने कि मास होता है, ठीक है, पार्टिकल के पास, और एक और बेसिक प्रॉपर्टी होनी बहुत जरूरी है पार्टिकल के पास, वो क्या होती है? फिक्स्ड पोजीशन। हम्म, फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, ओके। सो पार्टिकल के पास मास भी होगा और उसकी अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होगी, जबकि जो वेव है वो पूरे सिस्टम में आपका क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक, कहीं भी वेव होगी तो पूरे स्पेस में फैल जाएगी। तो ये मतलब पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है, जबकि वेव डीलोकलाइज्ड होती है। और पार्टिकल के पास मास होता है, वेव के पास ऐसे मास जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, वेव की। तो इसका मतलब वेव बिल्कुल अलग एंटिटी है और पार्टिकल बिल्कुल अलग एंटिटी है। लेकिन ये कहाँ से हमारे पास अब क्या था, प्लैंक थ्योरी से वेव पार्टिकल की तरह ही बिहेव करती है। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम वेव की पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, तब हम वेव नेचर को नहीं ऑब्जर्व करेंगे। और जब मैं वेव फिनोमिना को ऑब्जर्व करूंगा, तब पार्टिकल फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं करूंगा। एक बार में एक ही लोग हैं, अगर मैं एज अ वेव लेता हूँ तो वेव ही लोग हैं, और अगर मैं एज अ मैटर लेता हूँ लूंगा, तो आप एज अ मैटर या पार्टिकल ही उसे कंसिडर करोगे। और उसके बाद हमने अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी की। क्या क्या थी इसमें, पहली हमने क्या करी थी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के। Okay. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट हो गया। और अगर चार्ज पार्टिकल है तो ई के इक्वल्स टू क्या होता था, PV. ईवीएम। क्यू वी। और अगर हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है एट टेम्परेचर टी, तब क्या होता था, एच स्क्वायर ओवर रूट ऑफ रूट 3m/kT। 3m/kT। ठीक है, Okay. और इलेक्ट्रॉन के केस में वैल्यूज हम एच एम की रखने के बाद लेमडा कितना आता था, 12 12.28 अपॉन रूट 2 and और upon लुडवी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज थे, इन पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल करे थे। कुछ न्यूमेरिकल हमने करे थे, कुछ तुम अपने आप करोगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है डी ब्रॉगली से। कई सारे फार्मूले हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला जिसको पता है बाकी फार्मूलेज वो डेराइव कर सकता है। तो आज हम अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है। वो है हमारा, देखो मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि एक बार पुराना जो चीज़ है दोबारा से रिवाइज हो जाएगी, या कोई भूल चुके होगे, क्योंकि इस चैप्टर में स्पेशली आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए पहले वाले की नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें हमने आज क्या क्या डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव, the phase velocity and group velocity, relation between phase and group velocity, and we will also do some numericals. तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैटर वेव, अब देखो कोई भी पार्टिकल था, मैंने ये बोला कि सपोज एक पार्टिकल है मेरे पास, ठीक,
ये पार्टिकल स्पेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अभी तक हम इसे केवल एक पार्टिकल लेते थे, लेकिन जब डी ब्रॉगली आ गया तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इसके साथ एक वेव भी क्या है, एसोसिएट है, और ये वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है। अभी हम देखेंगे आगे जाके सिंगल वेव ना होकर ग्रुप ऑफ वेव होती है। यानी ये जो पार्टिकल है, अभी हम एज अ पार्टिकल ना लेके इसको वेव फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ से कुछ प्रोबेबिलिटी की बात आनी स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं जो मैटर वेव बनी, इस मैटर वेव की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, तो लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। अब देखो लाइटर इज द पार्टिकल, जैसे हमें फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। अभी एम की वैल्यू कम करते चले जाओ तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी ना। अब बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू यस क्या सर। है, एच अपॉन एम वी। यस सर। हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, बहुत आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मैथमेटिक्स की, कि जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब एम अगर डिक्रीज करेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज। आसान सा है क्योंकि हमने सीधे इसके फॉर्मूले से इस चीज को देखा। दूसरा कह रहा है स्मॉलर इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ये भी सेम चीज है, भाई कौन करूँगा? क्योंकि यहाँ पर भी v जो है कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आया तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि v अगर हमारा क्या होगा, कम होगा, तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ये भी बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो मैटर वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं। कल मैंने तुम्हें कुछ बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में डिफरेंस क्या था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बेटे, क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव्स में, किसी को याद है कुछ? सर ईएम वेव चार्ज पार्टिकल से होती है और वो मैटर ईएम वेव वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, जबकि मैटर वेव के लिए पार्टिकल चार्ज है या अनचार्ज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैटर वेव चार्ज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, अभी आगे भी हम देखेंगे इससे रिलेटेड। तो यानी हमें ये पता लगा अगर मास कम है तब भी वेवलेंथ बढ़ेगी, वेलोसिटी कम है तब भी ग्रेटर वेवलेंथ हमें मिलेगी, किसके लिए, मैटर वेव के लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, व्हेन v इक्वल्स टू जीरो देन लैम्डा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। v अगर जीरो है तो लैम्डा इन्फिनिटी, बिल्कुल। फॉर्मूला अगर हम देखें, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है भाई, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। है ना। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब इन्फिनिटी जैसी वेवलेंथ पॉसिबल होती नहीं है। तो इसलिए जो हमेशा क्या होता है, जो भी मैटर वेव की हम बात करते हैं, दे आर जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल। दैट मीन्स ओनली मूविंग पार्टिकल क्रिएट्स द मैटर वेव। ठीक है, अब दूसरा अगला पॉइंट आ रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, therefore the matter waves are generated by moving charge particle as well as moving neutral particle। तो ये चार्ज पे इंडिपेंडेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टिकल चार्ज है या अनचार्ज्ड। ठीक हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब आ रहा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। तो मेन की पॉइंट हमें याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे एसोसिएट होती है, मूविंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जबकि मैटर वेव किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट होगी। लिखा है पहला स्टेटमेंट, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। ऑन द अदर हैंड द ईएम वेव्स आर एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। याद रखना हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी क्रिएट होंगी जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, नहीं तो खाली अगर स्टेशनरी चार्ज है कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, लेकिन रेडिएशंस क्रिएट नहीं होंगे। Electromagnetic waves are type of wave that travels through the space carrying electromagnetic radiation energy, while matter waves are the wave consist of particle। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका मतलब क्या है, अपने साथ एनर्जी ट्रांसफर करती है। ठीक है, जैसे सन है तो सन से हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में क्या है, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जबकि जो मैटर वेव हैं
वो हमेशा एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती हैं। अगर पार्टिकल नहीं है तो मैटर वेव भी नहीं होगी। तो यानी जहां भी मैटर वेव होगी उसमें पार्टिकल होगा, अगर पार्टिकल नहीं है तो मैटर वेव भी नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा, द की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स associated with them, whereas the matter wave don't have any electromagnetic field. अभी हमारी एक यूनिट आएगी फिजिक्स में ही, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो उसमें हम देखेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से मैं अगर ड्रॉ करूँ इसे, आपका ये जा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज के वेक्टर, लाइट आपकी वेव इधर ट्रेवल कर रही है। तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, और दूसरा होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो वाइब्रेट कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, और जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है वाइब्रेट जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, और ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि जो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है के इसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है। तो ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे जब हमारे पास यूनिट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो अभी तुम्हें ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स होते हैं, जबकि जो मैटर वेव है उसमें केवल क्या है आपका, वो एक वेव है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते। Then this is the fourth one. The electromagnetic wave consists of photons that have no mass or volume, while the matter wave contains particles which have mass and volume. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास फोटॉन्स होते हैं जिसका कोई मास नहीं होता भाई, ठीक है, और वॉल्यूम। अभी हम देखेंगे रिलेटिविटी में हम जब पहुंचेंगे, तो फोटोन का अपना मूविंग मास होता है, लेकिन रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। यानी जैसे ही फोटोन रेस्ट में आएगा तो उसका मास जीरो हो जाता है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि फोटोन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई मास या वॉल्यूम उसका नहीं होता। जबकि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो उसके पास जरूर कुछ मास होगा और उसका अपना जरूर कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बच्चों, यहाँ तक क्लियर Yes, है? sir. किसी का Yes, कोई Yes, yes, डाउट है sir. तो मेरे से Yes, पूछो। sir. yes, sir. किसी का कोई डाउट, Yes, sir. कोई क्वेरी दिमाग में आ रही हो, एनीवन? कोई क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा मैटर वेव और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड? अब ये वही चीज़ें चल रही हैं जो तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, ठीक, लेकिन अब यहाँ तुम्हें स्पेशल ध्यान इनमें देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ये मेरे ख्याल से मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था तुम्हारा, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अभी Yes, sir. 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक।
हाँ बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस चलो एक क्विज ले सर। लेते हैं फटाफट से, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुंचो सभी लोग। यस सर। तो हम जा रहे हैं क्विज 1, ठीक। ठीक, तो क्विज 1 हम लेंगे पहले। फटाफट करना, ज़्यादा टाइम नहीं होता भाई, मिसिंग आ जाता है जो नहीं करता अटेम्प्ट। आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि सोचने समझने वाला है ऐसा नहीं है। ठीक है बेटे, क्विज 1 और क्विज 2 तुम्हें मैंने असाइन कर दिए हैं, तो इसे फटाफट से अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है बच्चों। क्वेश्चन। हाँ बेटे बोलो, आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलो। सर मेरा क्वेश्चन। आवाज़ ब्रेक हो रही है। प्रिया बात कर रही है ना, प्रिया? अच्छा, मैं तुम लोग को जरा एक बार तुम्हारे ग्रेड्स शो कर रहा हूँ, देखो कुछ लोग के मिसिंग भी आ रहे हैं, तुम लोग ध्यान दो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? आ रही है मेरी आवाज़ सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारी स्क्रीन आई थिंक शो हो रही होगी, ग्रेड वगैरह दिख रहे हैं स्क्रीन पे? यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। अर्चित कुमार है रेगुलरली, पता नहीं कहाँ गायब है, इसके पूरे मिसिंग में है। ठीक, और कौन है इसमें? अक्षित का कल एक मिस हुआ था, अक्षित के पहले कुछ मिस हुए हैं। आशुतोष चौधरी कहाँ था आशुतोष? अब रेगुलर है ना बेटे?
अभी डन लेट आ रहा है लिखा हुआ तेरे उसमें। सर ठीक सर है, वो नेट फ्लक्चुएशन हो रही है। आयुष भी डन लेट आ रहा है लिखा हुआ, दिख रहा है इसमें तुम्हें, सब दिखाई दे रहा है। सब Yes, आता है sir. बेटे, इसमें सारी सारी यस सर। डिटेल्स आती हैं। ठीक है, ये Yes, डन sir. लेट लिखा हुआ आ गया। अभी मैंने इंपोर्ट करूंगा तो ये ग्रेड्स भी आ जाएंगे इसमें, किसके कितने हैं। वैसे तुम्हें शो कर रहा होगा सही करा है या गलत करा है। दिग्विजय, ये नेहा ने कल लास्ट के 2 अटेम्प्ट नहीं करे। ठीक, मिसिंग आ रहा है। ऐसी परीक्षी का भी लास्ट का मिसिंग आ रहा है। तो इसमें सारी डिटेल्स रहती हैं। तो ऑनलाइन सर में मैंने भैया तो किया था। मिसिंग कैसे आ रहा है फिर ये। सर किया था मैंने तो। अब भैया तो सॉफ्टवेयर है, ये कैसे गड़बड़ करेगा। ये तो हम, चलो ह्यूमन एरर्स तो हो सकते हैं, इनमें कैसे एरर माने। उसके पास नहीं पहुंचा होगा तभी तो मिसिंग दिखा रहा है। ऐसी सर आपने प्रिया क्विज टू भी दे दिया है। सर वो पूछता। फर्स्ट और सेकंड दोनों दे दिया ना अभी। अच्छा सर मुझे लगा फर्स्ट दिया। सेकंड भी दे दिया, लगा क्यों, लगना क्यों है। देखना है ना स्ट्रीमलाइन में जब आ रहा है तो, यही तो ध्यान देना है। जबकि मैंने बोला था क्विज 1 और 2 दोनों में दे रहा हूँ। ठीक। ऐसी प्रिया के कल ये 2 मिस हुए हैं। बहुत सारे मिस करते रहती है प्रिया, बीच में कहाँ गायब रहती है पता नहीं, है ना। इसी ये सागर कर रहा है, श्रेया कर रही है, शुभम ये बहुत इरेगुलर रहता है भाई, इसके भी बहुत सारे मिसिंग आ रहे हैं, है ना। सौम्या ने भी कल लास्ट के 2 मिस करे हैं। क्विज जो है, लास्ट के 2 लेक्चर में थी सौम्या कल। हाँ सौम्या, आर यू देयर, आ रही है मेरी आवाज। नहीं। इसके बाद तुषार, तुषार ने भी 2 मिस करे हैं, इससे पहले भी मिस करा है। भैया ध्यान दिया करो। यश चौधरी ये तो पूरा ही गायब है ना। इसका तो हिसाब ही नहीं कुछ, ये कब आता है। जरका ने किया हुआ है, बीच में भी रख देखो, ये सब डिटेल्स हैं इसमें बेटे, किसी दिन का कुछ नहीं छूटता सब। यहाँ तक जितने क्विजेज हुए हैं ये सब यहाँ पर पता लगता है, किसने कब मिस किया है, किसने कब लेट किया है, एक एक चीज़ आती है। तो ऑनलाइन में सब पता लगता है। तो टाइमली ने अटेम्प्ट करो। जब लेक्चर के बाद ओवर होने के बाद भी अगर क्विजेज हैं तो उन्हें जाके अटेम्प्ट करो, है ना। लेट हो गए हो तब भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि ये रहे कि हमें पता लग, तुम्हें क्वेश्चन भी दिख जाए, पढ़ भी लो उसको, है ना। अभी तक ऐसा कोई टिपिकल से क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग क्विज में डाल रहे हैं। तो इसलिए उन्हें अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग आवर चैप दिस टॉपिक दैट इज मैटर वेव। अब देखो मैटर वेव हमारी आ गई। देखो कैसे एक चीज का हम सॉल्यूशन लाते हैं तो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ नई प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। अब सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आई कि पार्टी वेव को तो हमने बोल दिया पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने कहा ठीक है, हम ये सॉल्यूशन निकालते हैं, पार्टिकल को भी हम क्या कहते हैं, वेव कह देते हैं। अब उन्होंने कहा कि पार्टिकल वेव है तो इसका मतलब पार्टिकल के जब चल रहा होगा तो वेव उसके साथ एसोसिएट होगी। इस तरीके से वेव भी हमारी हमने बना ली, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी बता दी, और ये बोला कि ये मैटर वेव से बिल्कुल अलग है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ये आया कि जो मैटर वेव हमारी बनी है, क्या ये एक सिंगल वेव है या एक ग्रुप ऑफ वेव। तो देखते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे कि ग्रुप, आपका फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी क्या होती है, और दूसरा उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी हम किसे कहते हैं। तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक वेव है इस तरीके से, ठीक, ये मोनोक्रोमेटिक वेव जब स्पेस में ट्रेवल करती है तो इस मोनोक्रोमेटिक वेव की अपनी क्या होती है, एक वेलोसिटी। ठीक, मोनोक्रोमेटिक का वेव मतलब क्या है, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, जब ये सिंगल वेव स्पेस में ट्रेवल करती है तो इसकी अपनी क्या, एक वेवलेंथ है। और जब ये स्पेस में ट्रेवल करेगी इसका अपनी एक वेलोसिटी भी होगी। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। और ये क्या होता है, इट्स ओमेगा अपॉन के, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के हमारा क्या, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो देखो, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इट्स वेलोसिटी इज नोन एज द वेव वेलोसिटी, और द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज थ्रू अ मीडियम इज नोन एज वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब जो भी ये वेव है ये किसी प्लेन से होकर निकल रही होंगी, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट फेज के प्लेन्स जो हमारे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इनकी वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, वेव वेलोसिटी।
तो बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी एंड इट इज गिवन बाय वीपी which is a ratio of omega upon k, that is angular frequency and wave propagation constant. ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ वेव। अब हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बहुत रेयर है कि कोई सिंगल वेव एग्जिस्ट करती हो। नॉर्मली क्या होती हैं, वेव्स ग्रुप की फॉर्म में होती हैं, ठीक इस तरीके से। अब ये वेव्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ वेव है, इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ हमारी होंगी। वो वेवलेंथ कैसे हो सकती हैं, हमारे पास इस तरीके से एक वेवलेंथ हो, ठीक ऐसे बहुत सारी इसके अंदर वेवलेंथ कंटेन होती हैं। कोई दूसरी वेवलेंथ हो सकता है इसके अंदर और हो, ठीक। तो इस तरीके से सारी वेव्स मिलके क्या बनाती हैं, एक वेव पैकेट को क्रिएट करती हैं। यानी ग्रुप ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट। यानी अब सिंगल वेव ना लेके हमने क्या लिया, वेव पैकेट लिया। देखो इधर, ये देखो, द पल्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स स्लाइटली डिफरिंग इन देयर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम वन अनदर। बहुत सारी वेव्स होती हैं किसी भी पल्स में, और ये सारी वेव्स जो है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का वो बहुत माइन्यूट होता है। द सुपर पोजिशन ऑफ सच वेव इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ वेव। यानी बहुत सारी वेव्स मिलके क्या करती हैं, सुपर पोजिशन, और एक नया वेव पैकेट क्रिएट होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक वेव का पैकेट स्पेस में मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब एक सिंगल वेव ना होके क्या है, इसमें बहुत सारी वेव्स इसके अंदर कंटेन है। When such group travels in a medium, the phase velocities are different for different component. Thus, the group velocity is the velocity with which the group is transmitted in a medium. अब देखो फेज वेलोसिटी है, इसका मतलब हर वेव अलग अलग आपकी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। लेकिन जब इन्होंने सुपर पोजिशन कर लिया तो इन्होंने एक वेव पैकेट बनाया, यानी ग्रुप ऑफ वेव था, उसी को हमने क्या बोला, वेव पैकेट। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है, वेव पैकेट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेव को हमने क्या बोला, वेव पैकेट। अरे वेव पैकेट मीडियम में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी। ये समझ में आया बच्चों, ग्रुप वेलोसिटी क्या है। और इसका जो एक्सप्रेशन है ये, एक मिनट, अरे हनी सर, हनी सर आवाज कम करना, क्लास चल रही है। हेलो, हाँ बच्चों आ रही है आवाज। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है, जो ग्रुप ऑफ वेव है, जब ग्रुप ऑफ वेव या वेव पैकेट ट्रेवल करता है किसी मीडियम में, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। यानी अब हमने इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी ना लेके पूरे किसकी ले ली, वेव पैकेट की वेलोसिटी ले ली। तो इसको बोलते हैं वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी के। जबकि वीपी के लिए जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ध्यान देना भाई, ठीक है। वीजी को लिखते हैं डी ओमेगा ओवर डी के ग्रुप वेलोसिटी, और वीपी को लिखते हैं ओमेगा अपॉन के। बहुत देखो लग तो सेम रहा है ना, लेकिन देखो एक में इनफाइनाइट स्मॉल चेंज हम ले रहे हैं, जबकि फेज वेलोसिटी में क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ओमेगा अपॉन के फॉर सिंगल वेवलेंथ। तो इसका मतलब दोनों में चेंज रहेगा। अब प्रॉब्लम ये आई यहाँ, ये तो हमने दे दिया कि भैया हमने मैटर वेव है, इस मैटर वेव से हम पार्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो मैटर वेव है ये क्या सिंगल वेव है, यानी जो पार्टिकल है उसको हम सिंगल वेव से डिफाइन कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ वेव से। ये हमारे पास एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, दैट इज द ग्रुप ऑफ वेव। जबकि फेज वेलोसिटी क्या है, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव इन अ मीडियम, ठीक। तो अब इसके बाद जो नई प्रॉब्लम आएगी कि अब मैं पार्टिकल को कैसे बताऊं, मैं उसे ग्रुप वेलोसिटी से समझाऊं सिंगल वेव से, या उसे वेव पैकेट से समझाएं जो अभी हमारे स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट हमने करना है, तो इसके आगे और फिजिक्स बढ़ती है। यानी हमने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली कि जो पार्टिकल है उसे हम मैटर की वेव की तरह तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसकी वेवलेंथ ये होती है। अब बात क्या है कि ये वेवलेंथ किसकी है, ये सिंगल वेव की है या ग्रुप ऑफ वेव की। तो इसके लिए फिर आगे हम देखते हैं वीपी और वीजी में रिलेशन क्या है। वीपी और वीजी में क्या है, रिलेशन क्या है। देखो
According to de Broglie concept, the wavelength of matter wave associated with the moving particle lambda equals to h upon mv. सबको पता है ये? ठीक. Where h is Planck constant and the wave propagation constant, ये हमें याद रखना है. कुछ लोग को याद नहीं होगा, कुछ को याद होगा. k इक्वल्स टू क्या होता है वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट? ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा. और लैम्डा की वैल्यू हमने क्या रखी डी ब्रॉगली फॉर्मूले से, तो ये क्या बन गया 2 पाई एम वी ओवर एच. इसमें किसी को कोई डाउट है बेटे? ये जो एक्सप्रेशन आया, नो सर. अब जो ये एक्सप्रेशन है, नो सर. हमने पहले क्या लिया डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस ली लैम्डा की, उसके बाद वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू रखी कितनी होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया h अपॉन एम बी, तो हमें k इक्वल्स टू क्या मिल गया 2 पाई एम बी अपॉन एच. ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई हमारी 1. अब इसके बाद क्या करा हमने? अब हम लेकर आए प्लैंक हाइपोथेसिस. अब प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है पार्टिकल की, क्योंकि डी ब्रॉगली ने यहाँ से जो एक्सप्रेशन था ये एज अ वेव हमने लिया था, एज अ पार्टिकल को एज अ वेव लेके हम चले थे, तो हमने k की वैल्यू निकाल ली. अब हमने इसी में कॉन्सेप्ट किसका लगाया? आपका प्लैंक का. और प्लैंक ने ये बोला जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी जो एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच न्यू से हम देता है, दैट इज प्लैंक जो हमारी हाइपोथेसिस थी. तो यहाँ से न्यू इक्वल्स टू क्या आ गया ई बाई एच. न्यू इक्वल्स टू आ गया ई बाई एच. और ई देखो अब हमारे पास है न्यू की वैल्यू ई बाई एच, और ओमेगा इक्वल्स टू हमें पता है 2 पाई न्यू. पढ़ा है फॉर्मूला? ये पढ़ते थे ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. यस सर. यस सर. 1 अपॉन टी को ही क्या लिख दिया न्यू, इसलिए ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया 2 पाई न्यू. तो हमें यहाँ से 2 पाई न्यू मिल गया. अब न्यू की वैल्यू हमने कहाँ से ली? प्लैंक हाइपोथेसिस से. तो हमें फिर क्या मिला? न्यू इक्वल्स टू ई बाई एच, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया 2 पाई ई ओवर एच. अब एक और रिप्लेसमेंट करा, यहाँ ई को क्या लिख दिया हमने? अब ये ई को आइंस्टाइन ने भी अपने एक्सप्रेशन में दिया था, और वो कितना था एम सी स्क्वायर. इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. हम पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन जब रिलेटिविटी आएगी. तो ई की जगह फिर क्या रिप्लेस करा हमने? एम सी स्क्वायर. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई एम अपॉन एच सी स्क्वायर. ठीक हो गया. ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2. ये क्या इक्वेशन नंबर 2. अब हमें फॉर्मूला पता है वीपी इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के. और के की वैल्यू क्या आई थी 2 पाई एम वी अपॉन एच. एम वी अपॉन एच. ठीक हो गया. और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली, ये कितनी है 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच. होल अपॉन में ये आ गया, एच से एच कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया. तो क्या बचा हमारे पास? वीपी इक्वल्स टू क्या बच गया केवल वी स्क्वायर अपॉन वी. सी स्क्वायर अपॉन. तो वीपी इक्वल्स टू आ गया सी स्क्वायर अपॉन वी. तो वीपी इंटू वी किसके बराबर हो गया सी स्क्वायर के इक्वल. अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, वीपी और वी यहां तक समझ में आया सभी के जो मैंने किया काम? यस सर. ये बहुत सिंपल है. Yes, देखो sir. रिप्लेसमेंट है 2-3, बाकी इक्वेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है इधर, बहुत सिंपल है. जैसे हमने कल प्लैंक हाइपोथेसिस पढ़ी थी, उसमें बड़े बड़े एक्सप्रेशन थे और हमें याद भी करना पड़ा था. यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, उनको बस हमने रखते चले जाना है 2 मिनट के अंदर. जिसकी प्रैक्टिस होगी केवल 2 मिनट लगेंगे प्लैंक वाला डेरिवेशन करने में. हार्ड मैगजी उसमें तो कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे, 10 से 15 मिनट, अगर उसमें भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जिसने की है. लेकिन इस वाले पे क्योंकि बहुत छोटा डेरिवेशन है, ये हम क्यों लेकर आना है अभी हमें पता लगेगा. तो वीपी इंटू वी कितना आ गया सी स्क्वायर. अब वी किसकी वेलोसिटी है? ये पार्टिकल की वेलोसिटी है. किसकी वेलोसिटी है ये?
पार्टिकल की, ठीक है। और वीपी ये किसकी वेलोसिटी है? फेज वेलोसिटी, यानी ये सिंगल वेव की वेलोसिटी है। अब v क्या कभी c से बड़ा हो सकता है? पार्टिकल की वेलोसिटी कभी c से बड़ी हो सकती है? नो नहीं, नो कोई सर। भी, अभी हम रिलेटिविटी देखेंगे, हमें देखेंगे कोई भी वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से नहीं हो सकती बड़ी। तो v इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा? c। जब v c से छोटा होगा तो vp क्या होगा भाई? c से बड़ा होगा या c से छोटा होगा या c के इक्वल होगा? हम कहते हैं सर हाँ बेटा। अब सिंस v इज लेस देन c, हमें पता है कोई भी मेटेरियल पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से के बराबर या उससे ऊपर की वेलोसिटी अचीव नहीं कर सकता। तो v लेस देन c हो गया। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे ये बताओ, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, vp क्या होगा? c से बड़ा होगा या छोटा होगा? हाँ बच्चों, ये बड़ा हो जाएगा ना c से? भाई कितना सही बोला यस मैं। सर। यस सर ऑब्वियसली बात है, c से बड़ा होगा। मैंने बोला कि x इंटू वाई, दोनों की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2, यानी किसका स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया ना ये। यस सर। अब मैंने बोला कि x की वैल्यू मैंने कम कर दी या x की वैल्यू मैंने बढ़ा दी। मैंने बोला कि नहीं, x की वैल्यू जो है अभी फिलहाल यहाँ कम ले रहा है, तो मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है? 1.9। तो y की वैल्यू क्या होगी? 4/1.9 हो जाएगी ना। अब ये वैल्यू y की 2 से बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी। बड़ी हो जाएगी, हमेशा ये 2 से बड़ी आएगी। अब जैसे ये 2 से कम होगा तो y 2 से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। ऐसे यहाँ पर है c स्क्वायर है, vp इंटू वी क्या हो गया? ये c इंटू सी हो गया। अब ये वैल्यू c से कम होगी तो समथिंग अपॉन 1 अपॉन समथिंग लेस देन 1, वो 1 से बड़ा होगा। तो ओवरऑल vp क्या आ जाएगी यहाँ? ग्रेटर देन c आ जाएगा भाई। अब यहाँ से नई चीज आई कि v तो हमें लेस देन क्या होगा? c, और vp ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? c। क्या vp ग्रेटर देन c पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है vp इज ग्रेटर देन c हो? vp ग्रेटर देन c यानी फेज वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बड़ी हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, मैंने अभी पहले भी बोला था, कोई भी वेलोसिटी अगर वेव भी है तो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस एक्सप्रेशन से हमें एक चीज़ पता लगी, जो वीपी है वो क्या होती है? लेस देन सी होती है। एक और डेरिवेशन है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसमें हम ये प्रूफ करते हैं कि जो वी है वो एक्चुअल में किसके बराबर आता है? वीजी के बराबर। वी किसके बराबर आता है? वीजी के बराबर। तो यहाँ हमने देखो वी को किससे रिप्लेस कर दिया? वीजी से, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होती है? ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें ये चीज कंक्लूजन निकला कि पार्टिकल के साथ कभी भी सिंगल वेव एसोसिएट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने बोल दिया सिंगल वेव एसोसिएट होती है तो पार्टिकल को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? वीपी से। और इस एक्सप्रेशन से अगर वीपी से डिफाइन कर रहे हैं तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि पार्टिकल कभी भी वीपी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो हमेशा किससे डिफाइन होता है जब वो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है? इट इज डिफाइंड बाय अ ग्रुप वेलोसिटी, वीजी। दैट इज ग्रुप ऑफ वेव, वीजी इक्वल्स टू वी। तो कभी आ जाए, कभी पूछा जाए कहीं पर या किसी कंपटीशन में आए दैट द पार्टिकल velocity is given by phase velocity, then this statement is false। है समझ में बच्चों? ये थोड़ा बहुत जो हमने सर वी का हाँ बेटा। सर वी का मीन्स भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और हम्म, वीपी भी एक सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो इनमें सिंगल डिफरेंस वेव, क्या? सिंगल वेव बेटा, वीपी सिंगल पार्टिकल नहीं।
अच्छा, सिंगल क्रिस्टल वेव। वेलोसिटी ऑफ ओके। सिंगल वेव, फेज वेलोसिटी से कहते हैं, ठीक है, ओमेगा अपॉन के। कंफ्यूज मत होना, वीपी सिंगल वेव की वेलोसिटी है और वीजी ग्रुप ऑफ वेव की वेलोसिटी है। और इससे हमें ये पता लगा डेरिवेशन से कि वी पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी लाइट की वेलोसिटी से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो वीपी क्या आ रही है, ग्रेटर देन सी आ रही है। तो यानी वीपी अगर ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब वीपी कभी पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, यानी कभी भी किसी पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होती। ये हमेशा क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वेव, इस तरीके से, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वेव हमारा आ गया, तो इसका मतलब हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि ये जो मैटर वेव है ये सिंगल वेव है या ग्रुप ऑफ वेव है। तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रुप ऑफ वेव, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस द पार्टिकल वेलोसिटी, यही यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं। सिंस द पार्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, therefore phase velocity is greater than the velocity of light. This is a contradictory result because it means the matter wave travels much faster than the particle from which it is associated and would leave behind the particle. Okay. This difficulty has overcome by considering that moving particle is associated with wave packet rather than a single wave. एक और प्रॉब्लम आई भाई, अगर हम ये मान के भी चलें कि फेज वेलोसिटी इसके साथ एसोसिएट है तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो सी से कम होगी, लेकिन जो वीपी है ये सी से बड़ी हो जाएगी। तो उसका मतलब पार्टिकल तो पीछे रह गया और वेव हमारी बहुत आगे बढ़ गई, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा पार्टिकल एकदम पीछे रह जाएगा, मैटर वेव बहुत आगे बढ़ जाएगी। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर मैटर वेव है तो वो पार्टिकल के साथ ही क्या होगी, एसोसिएट। तो इससे भी ये कॉन्सेप्ट हमारा कि सिंगल वेव एसोसिएट होगी ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब ये माना गया कि जो पार्टिकल है उसके साथ हमेशा क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होता है, ठीक। ये समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारी Yes, sir. प्रॉब्लम आ रही है, इसका हम बाद में करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, कि कैसे जो फिजिक्स है वो हमारी चेंज होती है, ठीक है। एक चीज का तो हम सॉल्यूशन लेकर आए, फिर उससे एक नई एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट हमारा आता है। तो जब हम पीछे जाते हैं, पीछे की स्लाइड में ये देखो, ये बना है वेव पैकेट। अब इस वेव पैकेट में मुझे ये बता सकते हो पार्टिकल कहाँ है, कुछ बता सकते हो पार्टिकल, क्या पार्टिकल इधर है? चलो मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से रेड से बना रहा हूँ। क्या पार्टिकल इधर हो सकता है पॉसिबिलिटी है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है आपका, इस रीजन में होने की, क्योंकि वेव पैकेट का साइज बड़ा। कॉर्नर्स पे होने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो है। यानी जब हम देख रहे हैं, हमने बोला कि पार्टिकल सेंटर में है, तो क्या पता इधर हो कॉर्नर में, और जब हम कहेंगे नहीं अभी कॉर्नर में, क्या पता हो सेंटर में। तो क्या अब मैं पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकता हूँ? अब हो गई गड़बड़। अब हम खुश तो हो गए थे कि हमने वेव पैकेट बना लिया और पार्टिकल को हमने डिफाइन कर दिया। अब गड़बड़ ये हो गई कि इस वेव पैकेट में पार्टिकल कहाँ है। अब इसकी ये वेव पैकेट जितना बड़ा होगा पोजीशन उतनी अनसर्टेन होते चले जाएगी ना भाई, फिर और बड़ा वेव पैकेट बन गया, अब और ज़्यादा अनसर्टेनिटी। यानी अब सपोज मैं क्या कहता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि भैया एक स्टूडेंट तुम्हारा कोई फ्रेंड है, और तुम उसे बताते हो कि भैया मैं तो एमआईटी के अंदर हूँ। सबसे पहले तुम उसे, तुम्हारा कोई फ्रेंड बाहर का है, ठीक, तुम उससे कहते हो कि भैया तुम मेरठ में आ जाओ, है ना। अब तुमने उससे बोला कि मेरठ में आ जाओ, मैं तो मेरठ में हूँ। क्या मेरठ में अगर मैंने उसे बुला लिया, सपोज एक बड़ा वेव पैकेट बना रहा हूँ, ये मेरठ है, अब इस मेरठ में तुम कहाँ हो? मेरठ तो बहुत बड़ा है ना, कहीं भी हो सकता हो। क्या इतना बता के तुम्हारा काम चल जाएगा और दोस्त तुम तक पहुंच सकता है? कम है ना पॉसिबिलिटी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रिसाइज बताना पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं यार, मैं जब मेरठ में ना एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अब चीज़ बहुत प्रिसाइज हो गई, अब उसे पता लग गया कि उसने किस कॉलेज में पहुंचना है। अब वो आ गया
MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक, अब वो इससे छोटे वेव पैकेट में आया। अब उसकी पोजीशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। अब उसके बाद क्या करा, लेकिन MIT में भी बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अब मुझे स्पेसिफिकली कोई एक बिल्डिंग बतानी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा हम लोग जो है फर्स्ट ईयर बिल्डिंग में हैं, तो हम फर्स्ट ईयर बिल्डिंग मैंने बताया। अब उसे पता लग गया कि मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स में नहीं घूमना पूरे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर बिल्डिंग में जाना है। अब फर्स्ट ईयर बिल्डिंग में वो आ गया। अब उसको और एग्जैक्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी, आपको मिलना है। अब आप उसे, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारी लैब्स हैं, आप उसे बताओगे वो रूम नंबर 1 में हूँ। तो अब आपने उसको प्रिसाइजली बताया। आपने क्या करा ये बताओ? डायमेंशंस कम करते चले गए ना, यस सर। और डायमेंशंस कम यस करे, सर। यानी मैंने जो एरर था वो मिनिमाइज करता चला गया। भाई डेल्टा एक्स कम होता चला गया ना। यस अब सर। इसको मुझे समझाने का पर्पस क्या था, यानी ये वेव पैकेट है, इस वेव पैकेट का साइज जितना कम होगा उतना ही मेरा जो पोजीशन में एरर है वो कम होता चला जाएगा। ठीक, और एक टाइम पे ये बहुत मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर इस वेव पैकेट का साइज मुझे छोटा करना है तो मुझे क्या चीज़ बढ़ानी पड़ेगी बताओ? इस वेव पैकेट का साइज अगर मुझे छोटा करना है, ठीक, और छोटा करा मैंने, फिर और छोटा करा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा यस करना सर। पड़ेगा ना। भाई एनर्जी जब ज़्यादा होगी, वेव पैकेट एक्चुअली जितना बड़ा वेव पैकेट उतनी बड़ी वेवलेंथ, जितना छोटा वेव पैकेट उतनी छोटी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अब एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा भाई। ठीक, और जितना छोटा पार्ट मुझे वेव पैकेट बनाना है उतना ही हाई मुझे क्या देना पड़ेगा? मोमेंटम। और जैसे जैसे हम लोअर डायमेंशन में जाएंगे ये मोमेंटम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा पी है, यानी अब जो मैं मोमेंटम में मेजरमेंट करूंगा वो हमारा क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। यानी डेल्टा एक्स तो कम हुआ लेकिन डेल्टा भी बढ़ता चला गया। अब मैं कहूँ कि डेल्टा एक्स, तो यहाँ से क्या आया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पढ़ा था ना तुमने? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और मैंने बोला कि डेल्टा एक्स मैंने जीरो कर दिया, मैंने पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर ली, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ऐसे तो होगा ना, डेल्टा एक्स इधर जाएगा, ये जीरो होते ही यस सर। डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इन्फिनिटी। तो मैंने कहा नहीं, मोमेंटम को मैं प्रिसाइजली मेजर करता हूँ, मोमेंटम में कोई मुझे चेंज नहीं चाहिए, तो मैं डेल्टा पी एक्स को क्या कर दूँ? जीरो। तो डेल्टा पी एक्स जीरो होते ही क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स जीरो। यानी अनसर्टेनिटी किस में मैक्सिमम हो जाएगी? तुम्हारी इन्फिनिटी पोजीशन में। तो भैया यहाँ से हमारी एक नई प्रॉब्लम अराइज हो गई कि अब मैं अगर पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेटली देखना चाहता हूँ या उसे मेजर करना चाहता हूँ तो मेरा मोमेंटम में एरर मैक्सिमम हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि मोमेंटम को मैं प्रिसाइजली नोट करूँ तो मेरे पार्टिकल में एरर मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पढ़ा तुम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? यस सर। तुमने खाली स्टेटमेंट यस पढ़ा सर। होगा, है ना? यस स्टेटमेंट। अब ये कहाँ से आया तुम्हें अब समझ में आया? यानी इस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक पहुंचने में हमें बहुत सारी पीछे की थ्योरीज पढ़नी पड़ी। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आने के बाद नई प्रॉब्लम आई कि उसे डिफाइन तो नहीं कर पाए। अब उसको ओवरकम करने के लिए फिर नया प्लैंक का कॉन्सेप्ट आया, वो चला, कॉम्पटन इफेक्ट आया, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। जब जैसी ये चीज़ आई, डी ब्रॉगली ने अपनी एक नई थ्योरी दे दी। डी ब्रॉगली ने कहा भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आया। अब डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट आने के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि ये वेव सिंगल वेव है या वेव पैकेट है। उसके बाद सॉल्यूशन ये निकला कि जो फेज वेलोसिटी है सिंगल वेव की वो तो लाइट से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या? ग्रुप ऑफ वेव है। तो ये सॉल्व हो गई मिस्ट्री हमारी।
लेकिन अब ग्रुप ऑफ वेव आया तो एक नई प्रॉब्लम ये आई कि पार्टिकल कहाँ है। इसका मतलब अब पार्टिकल की पोजीशन हमेशा अनसर्टेन रहेगी, क्योंकि कभी भी हम डेल्टा एक्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते, यानी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब अब बात चलेगी प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब हम बताएंगे पार्टिकल के स्पेस में होने की प्रोबेबिलिटी। अब एग्जैक्ट पोजीशन वाली बात खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि हम एंटर कर गए मैटर वेव में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम वर्ल्ड। इस तरीके से चीजें शुरू होती है। और जो आपकी हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ना, ये फिजिक्स में सबसे फंडामेंटल लॉज में से माना जाता है, सबसे फंडामेंटल और सबसे जो वैलिड लॉज है। ठीक है, ये हर कंडीशन में ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू रहता है, जबकि जो न्यूटन्स लॉ है वो वायोलेट होता है बहुत जगह। न्यूटन्स लॉ तो बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में ही लग सकता है, नॉर्मली वो वायोलेट हो जाता है, लेकिन ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वायोलेट नहीं होता। और जो क्वांटम फिजिक्स है वो दो तरीके से चलती है। एक क्वांटम फिजिक्स होती है हाइजेनबर्ग की, ठीक, और दूसरी क्वांटम फिजिक्स आती है हमारी, वो होती है श्रोडिंगर की। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर की क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम बहुत बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन लेकर आएंगे, उनका डेरिवेशन देखेंगे। और हाइजेनबर्ग फिलहाल नहीं है, वो हायर फिजिक्स में हम लोग उसे देखते हैं, जो चलती है मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, एन डायमेंशनल मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए फिजिक्स आने के लिए बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में कमांड होना, क्योंकि बहुत हाई लेवल के मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग अच्छी होने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, इंजीनियर की भी फिजिक्स और मैथ्स में दोनों में कमांड अच्छी हो, क्योंकि तुम लोग भी काफ़ी बढ़िया लेवल की मैथ्स आने वाले टाइम पर पढ़ोगे, क्योंकि टूल है बेटा, बिना मैथ्स के कुछ पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भैया कार ऐसे ऐसे बननी है, ये सब चीज़ें हैं, सारे कंपोनेंट ला के तुम्हें दे दिए, लेकिन तुम्हें एक भी टूल नहीं दिया। ना मैंने ड्रिलिंग का कोई टूल दिया, ना तुम्हें वेल्डिंग का कोई टूल दिया, ना मैंने कोई पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, कुछ भी नहीं दिया। मैंने केवल कंपोनेंट ला के रख दिया तुम्हारे सामने, बोल दिया कार बनाओ। तुम्हें पता तो है कार कैसे बननी है, लेकिन क्या बिना उसके बना लोगे औजारों के? नो सर। नहीं बना सकते ना, वो तो बहुत जरूरी है ना। नो सर। तो ऐसी मैथमेटिक्स का रोल है बेटे। अगर मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं आती, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बेसिक लॉस को भी अप्लाई करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। भाई जब तक डिफरेंशियल या इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आई न्यूटन्स की, तो तब तक जो हम कैलकुलेशंस करते थे बड़े लेंदी थे। जैसे हम बात करते हैं गॉस लॉ की, या बाकी पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो डिफरेंशियल आने के बाद तो बहुत ही आसान हो गए। उससे पहले हम क्या मेथड लाते थे कि पार्टिकल है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ए सी पॉइंट पर आया, डी पे, ए पे, बहुत लंबी मेथड लगा रहे हैं, तो काम हमारा बढ़ जाता था। तो यानी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत बेसिक टूल है, उस पर अगर हमें अच्छी कमांड है तो इंजीनियरिंग में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं आती। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग का भी मैथमेटिक्स चलानी है ना तुम लोग का? नो सर। नो सर। सर। आने वाले टाइम पे मैथमेटिक्स की क्लासेस भी तुम लोग की रहेंगी, तो तुम लोग अपना पढ़ते रहो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो उसे देखो। अब मैं सोच रहा हूँ एक वो बना लूँ, एक मेरे ख्याल से यूट्यूब में जैसे रहता है ना कि सारे लेक्चर्स उसमें डाल दो, ताकि किसी का कोई लेक्चर छूटा हो तो वहां से वो देख सके। तो देखता हूँ मैं आने वाले टाइम पे टाइम मिलता है। यस सर, ये कर दीजिए। यस सर। मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि बार बार तुम लोग को मैं भेजूँ, है ना, वो कहीं इधर, क्योंकि जब स्ट्रीमलाइन में भेजो या मैट इसमें भेजो तो तुम्हें अलग से बहुत सर्च करना पड़ता है। यस। वो कहीं पीछे चले गए, क्योंकि बीच में कभी असाइनमेंट आ गए, कोई मैसेज आए, है ना, कभी ग्रुप चेंज हो गया या क्लास खत्म हो गई, है ना। कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस अब फिजिक्स की कई बार बीच में रह गई, फिर नई क्लास, नया सब्जेक्ट आ गया, फिर बाद में फिजिक्स आ रही है, तो बहुत रूटीन इधर उधर हो जाता है। यस। तो मैं भी कुछ सॉल्यूशन सोच रहा हूँ इसका करने का। तो सर अपना टेलीग्राम चैनल बना लो। क्या कह रहे बेटे? टेलीग्राम चैनल बना लो सर। टेलीग्राम वो कैसे बंद? मुझे टेलीग्राम की ज़्यादा नॉलेज नहीं है बेटा। सर टेलीग्राम ऐप है, उसमें आप जिसे इनवाइट भेजोगे वो ही आ सकता है फिर। अच्छा उसमें भी टेलीग्राम, फिर वीडियो कैसे आएंगे उसमें? उसमें भी सर तो वही चक्कर रहेगा, ऊपर नीचे वाला जो सर कह रहे। हाँ वही चैट वैट बहुत हो जाती है ना यार। तो अगर कोई ऐसा है खाली चैनल जैसे यूट्यूब में रहते हैं, तो उसके लिए आपको तुम्हारे वीडियो सारे सेलेक्टिव होंगे सर जाके? अब सेलेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे कि किसको मैसेज भेजना है और किसको नहीं, खाली। फिर ये तो फिर टाइम वो तो बहुत हो गया ना, फिर यस वही बात सर। होगी। इससे बढ़िया मैं स्ट्रीमलाइन में ना भेज दूँ सारी चीज़ें।
इसमें भी तो यही है, तुम लोग पहले से ही सिलेक्टेड हो, हमारी एक क्लास है, कोई इसके अलावा कोई नहीं आ सकता इसमें। क्यों? जब तक मैं इनविटेशन नहीं भेजूंगा तब तक वो आ ही नहीं सकता। तो ऑलरेडी हैं गूगल में, तो उससे ग्रुप से तो मैं वैसे भी बचना चाहता हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह टाइम किलिंग मशीन्स होती हैं एक्चुअल में, है ना। तो तुम लोग का पढ़ो, जो भी मटेरियल है इसको ध्यान से देखो, इसके आगे पीछे भी और तुम्हें कुछ लगता है नेट में जाके सर्च करो, चीज़ों को पढ़ो, कोई नई चीज़ मिलती है मुझे बताओ, है ना। कई बार स्टूडेंट्स इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आते हैं जो हमें खुद नहीं पता होती। अभी एक मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में पहुंच चुका है, तो वो बहुत, उसकी फिजिक्स में बहुत अच्छी कमांड है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अब रिकॉर्डिंग फिलहाल बंद कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे।